डॉक्टर डीसी वर्मा हैं, यानी कि मौजूदा विधायक हैं, वो स्मैक तस्करों से महीना वसूलते हैं। सर, इस पर आपका क्या पक्ष है? वो जनता सब जानती है, प्रशासन सब जानता है कि कौन क्या करता है और वो किन के लोग हैं जिनकी यहाँ बिल्डिंगें गिरी हैं। जो राजनीति में लोग रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, उनके कारनामे पूरी जनता जानती है। ये भी जांच हो रही है कौन कौन लिप्त है। अभी और कुछ सामने आने वाला है, सामने आ जाएगा आपके। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और एक ऐसे बेबाक लीडर हैं जिन्होंने जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और बड़ी बेबाक नेता हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने 1,08,000 मतों से विजय हासिल की। अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी सपा और बसपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग को 54,000 से ज़्यादा मतों से शिकस्त देकर बरेली ज़िले की 9 विधानसभा सीटों में रिकॉर्ड जीत दर्ज की। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं डॉक्टर डीसी वर्मा से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डीसी वर्मा जी, आपका हमारे स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। 2022 का विधानसभा चुनाव अब एकदम सर पे आ चुका है, जिसको लेकर आज हम इनके पास मौजूद हैं और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज जो क्षेत्र में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और जनता की क्या मांग है और ये किस तरीके से अपने क्षेत्र को फिर से चमकाने का काम करेंगे। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी चुनावी रणनीति क्या है? हमारी पार्टी की और हमारे नेताओं की जो रणनीति है, माननीय मोदी जी हमारे देश के सर्वमान्य प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी जी हमारे इस उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य मुख्यमंत्री हैं। जनता में हम लोगों को जाने के लिए विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिनके पास हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की कोई काट हो। हमारा जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सुशासन हमारे इस उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था देने का काम किया है और जिस हिसाब से विकास इस उत्तर प्रदेश में हुए हैं, निश्चित तौर पर जनता फिर मोहर लगाएगी और 350 से ज़्यादा सीटें लेकर माननीय योगी जी दोबारा इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, विधायक जी का कहना है कि इस बार फिर से जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी और 350 से ज़्यादा सीटें निकालकर फुल बहुमत से जो है सरकार बनाने का काम करेंगे। मेरा अगला सवाल विधायक जी से ये है कि अगर 2022 का चुनाव जीतकर आप दोबारा से एमएलए बनते हैं तो मीरगंज विधानसभा के लोगों के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? इस मीरगंज क्षेत्र की जनता ने जब मुझे 2017 में उसमें भेजने का काम किया, उस समय 17 में इस मीरगंज की स्थिति सबसे ख़राब थी। हमें टोटल जितनी भी सड़कें हैं सभी टूटी मिली, एक भी सड़क हमारे क्षेत्र की साबित नहीं थी। और इसके अलावा बिजली की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसा आप जानते हो, 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में केवल 5 जिले वीआईपी हुआ करते थे। आज हमारी सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिले वीआईपी हैं। आज हम सबको लगातार बराबर बिजली दे रहे हैं। देहात में भी हम लोग 17-18 घंटे बिजली दे रहे हैं। नगरीय क्षेत्र हैं उनको हम लोग 20 घंटे हमारी सरकार बिजली दे रही है। जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनको 22-23 घंटे बिजली दे रहे हैं। और जितना भी जर्जर तार थे लगभग सबको बदलने का काम हमारी सरकार कर रही है। आगे आने वाली योजना में हमारी सरकार सभी गांव में या नगरों में या देहाती क्षेत्र में, जहां भी कहीं देहात क्षेत्र में जहां कहीं तार खराब हैं उनको बदलने का काम आगे आने वाले दिनों में होने जा रहा है। और इसके साथ ही चूँकि हमारी विधानसभा में मीरगंज क्षेत्र में नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जब हम विधायक बने केवल 4 पुल बने थे हमारी पूरी मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमारी मीरगंज क्षेत्र के का तरफ हमारी मांग थी कि हमारे जहाँ नदियाँ ज़्यादा हैं, हमें आवागमन की दिक्कत होती है, जनता को पुलों की ज़्यादा आवश्यकता है। इस समय तक अब तक लगभग 8 पुल या तो बन गए हैं या उन पर काम चल रहा है। 3 पुलों का लगभग 125 करोड़ रुपए हमें अभी बहुत जल्दी मिलने जा रहा है। 3 पुल और हमारे आने वाले हैं। बिजली की जो समस्या थी, करीब 58 से 60 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली थी नहीं। आज हमारे पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें विद्युतीकरण नहीं हमने करा दिया है। सभी क्षेत्रों में विद्युतीकरण हो गया है। मीरगंज में जो बिजली की सप्लाई थी अब तक
45-50 किलोमीटर दूर रिछा पड़ता है। हमारी शीशगढ़ साइड की सप्लाई सब रिछा से थी और मीरगंज, शाही और फतेहगंज क्षेत्र की सप्लाई सब सीबीगंज, परसाखेड़ा से थी। अब हमारा लगभग 27 करोड़ से बिजली घर हमारा बन गया है मकड़ी खोज जुनियाई पर। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बनने का काम शुरू हो गया है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हमारी तैयार हो जाएंगी, सभी पावर हाउस हमारे जुड़ जाएंगे, उसके बाद हमारी जो कहीं फॉल्ट हो जाता था वो भी दिक्कत दूर होगी। और उसके साथ ही अभी 10 और नए पावर हाउस बनवाने के लिए हमने सरकार को लिखा है। उम्मीद है साल 6 महीने में हमें वो भी 10 पावर हाउस मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे अन्य रोड रह गए हैं, 1-2 रोड जो उन पर मरम्मत कार्य नहीं हो पाए हैं, वो भी अभी बहुत जल्दी अक्टूबर-नवंबर में ही उनकी भी मरम्मत हो जाएगी। हम जब विधायक बने, आपने देखा मीरगंज में थाने के सामने ट्रालियाँ फंसती थीं। आज हमारा मीरगंज नगर का रोड आप देखिए, उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए से नगर की स्थिति सुधारने का काम किया है। आज मीरगंज जिले के जितनी भी नगर पंचायतें होंगी, शायद सबसे बढ़िया मीरगंज नगर के रोड होंगे। और इसके अलावा एक रोड हमारा फतेहगंज से बाया शाही, शेरगढ़, बहेड़ी को जाता है। वो रोड पिछले 15 वर्षों, जो पहले विधायक रहे हैं वो 15 साल विधायक रहे थे, और पिछली 15 सालों से ही वो बिल्कुल जर्जर हालत में था। उसमें तालाब बना रहता था, कमर कमर से पानी रहता था। रोड पे ना पैदल कोई जाता था, ना साइकिल वाला चलता था। रोड कंप्लीट बंद था फतेहगंज शाही तक। आज हमारी सरकार ने प्रयास से लगभग 78 करोड़ से वो 42 किलोमीटर का रोड, बरेली का सबसे बढ़िया रोड बन गया है। गांव देहात में इतना बढ़िया कोई रोड नहीं होगा, 2 लेन रोड बन गया है। और अच्छा सर, आपने अभी जो बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने की बात की, तो अभी एक कल का ताज़ा मामला है कि पैगा नगरी गांव जो है, वहां पर एक 25 वर्षीय युवक विजय गंगवार की मौत जो है हाई टेंशन लाइन का तार टूट जाने से हुई है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमने गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ लापरवाही हो रही है जिससे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है? वो जो कल की घटना है वास्तव में बहुत दुखद घटना है। हमारा एक नौजवान भाई बिजली के तार में चपेट के आने से उनका स्वर्गवास हो गया है, और इसके लिए पूरी जांच बैठा दी गई है। बिजली विभाग में FIR भी कर दी गई है। तुरंत उनके कारणों की जांच पुलिस प्रशासन कर रहा है, और उसमें निश्चित तौर पर निष्पक्ष रूप से जांच होगी, और मृतक परिवार को जो भी सुविधा दिला सकते हैं सरकार की तरफ से, उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा सर, इस समय जो एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है वो है कि महंगाई, बेरोज़गारी। यानी कि अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल 102 रुपये से ऊपर हो गया है, डीजल भी 100 रुपये के करीब है, और गैस सिलेंडर की बात करें तो 1000 रुपये पे पहुंच चुका है। 2017 के चुनाव में जब भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए आई थी, तो उसका एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार भाजपा सरकार। तो सर 2022 में क्या लोग क्या अपेक्षा करते हैं आपसे? जो आपने डीजल पेट्रोल की बात की, डीजल पेट्रोल के रेट जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से डिसाइड होते हैं, और उस पर पूरा यहाँ हमारी केंद्र सरकार उस पर डिसीजन लेती है। इसलिए वो एक तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मैटर नहीं है, वो केंद्र सरकार का मैटर है, वो अंतर्राष्ट्रीय उस मुद्दों से जुड़ा हुआ मैटर है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आज 5 साल हुए हैं, हमें नहीं लग रहा कहीं ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। और इसके अलावा आज हमने गन्ना के क्षेत्र में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 रुपये गन्ना किसानों को बढ़ाने का काम किया है। हम लोग धान और गेहूं की खरीद निरंतर करा रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी है। और इससे पहले की आप स्थिति देखिए, 2017 में जब हमारी सरकार बनी उस समय 25,000 करोड़ रुपये सपा के शासन का बकाया चल रहा था किसान भाइयों का। वो भी तो हमारी सरकार ने तुरंत किसान भाइयों को राहत देने के लिए और पैसा वापस कराने का काम किया, फैक्ट्रियों से दिलवाने का काम किया। आज हमारी फैक्ट्रियां चलने जा रही हैं, अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर फैक्ट्रियां चल जाएंगी। ज़्यादातर फैक्ट्रियों ने पूरा पेमेंट कर दिया है। जहाँ तक अपनी DSM मीरगंज की शुगर मिल की बात है, इसका पैसा तो जून और जुलाई में ही पूरा भुगतान कर दिया गया है। कोई किसी काश्तकार भाई का, किसान भाई का कोई पैसा शेष नहीं है। अच्छा सर, जो लखीमपुर खीरी में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसको लोग आपकी पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं, और लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बेकाबू हो चुके हैं, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब ये कहीं अगर कोई घटना हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच शासन स्तर से हो रही है, उस पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अच्छा सर, अभी पिछले दिनों एक आपके जो पूर्व विधायक है मीरगंज विधानसभा से सुल्तान बेग, उन्होंने आप पर एक आरोप लगाया था कि जो डॉक्टर DC वर्मा हैं, यानी कि मौजूदा विधायक हैं, वो स्मैक तस्करों से महीना वसूलते हैं। सर, इस पर आपका क्या पक्ष है? वो जनता सब जानती है, प्रशासन सब जानता है कि कौन क्या करता है, और वो किन के लोग हैं जिनकी यहाँ बिल्डिंगें गिरी हैं, और वो कौन लोग हैं आप नाम से भी वाकिफ़ होंगे और उनके काम से भी वाकिफ़ होंगे।
पिछली बार भी जो कारनामे यहाँ के राजनीतिक लोग करते रहे, जो राजनीति में लोग रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, उनके कारनामे पूरी जनता जानती है। हमें इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ की जनता, और आजकल हर चीज़ मीडिया में आप लोगों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जनता तक पहुँचती है, और जनता सीधे भी देख रही है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। जो लोग यहाँ के गलत धंधों में लिप्त थे, आज प्रशासन स्तर से उनकी सबकी जांच हो रही है, और ये भी जांच हो रही है कौन कौन लिप्त है। अभी और कुछ सामने आने वाला है, सामने आ जाएगा आपके। आप स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को और मीरगंज विधानसभा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम अपनी मीरगंज जनता को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ खड़ी है, और हमारे साथ भी जनता का पूरा आशीर्वाद है। मैं जनता को बधाई देता हूं, और निश्चित तौर पर आगे आने वाले चुनाव में मीरगंज भी जीतेंगे, और हम बरेली की भी सभी विधानसभाएं जीतने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 350 से विधानसभा ज़्यादा जीतकर माननीय योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, डॉक्टर DC वर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि इस बार ये बरेली की 9 विधानसभा यानी कि सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने का दोबारा फिर से काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूं। नमस्कार, आदाब।